अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम यूनिट 10 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है कि व्हाई इज़ वाटर यूज़ इन रेडिएटर एज अ कूलेंट, कि रेडिएटर में पानी का इस्तेमाल एज अ कूलेंट क्यों किया जाता है। इसकी रीज़न है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी ज़्यादा होने की वजह से वाटर का यूज़ एज अ कूलेंट किया जाता है। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पता नहीं है तो आसान अल्फाज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि जो हम हीट दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को, वो हीट देने पे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है। अब अगर दो सब्सटेंसेस हैं, या आप लोग को मैं एक मिसाल दूँ कि अगर हमारे पास गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो है बाहर जो है लॉन में दो चेयर्स पड़े हुए हैं, एक प्लास्टिक का है और एक मेटल का है। सो आप लोग जो हैं अगर बैठना चाहें, अगर दोनों को सेम सेम टाइम के लिए धूप में रखा जाए तो आप प्लास्टिक और उसमें से ऑब्वियस बात है प्लास्टिक और फॉर एग्जांपल मेटल का कोई बना हुआ है, सो उसमें आप प्लास्टिक को प्रेफर करते हो और मेटल को प्रेफर नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि अच्छा ये तो दोनों सेम टाइम के लिए हीट में पड़े हुए हैं, तो एक का ज़्यादा है टेम्परेचर, एक का कम है। उसका रीज़न ये है कि मेटल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो भी हैं, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कम है। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम का मतलब ये है कि उसको अगर हम कम हीट दें तो उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, और प्लास्टिक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी इसको ज़्यादा हीट देने पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल अपने अंदर हीट ज़्यादा ज़्यादा हीट नहीं रख सकता और प्लास्टिक ज़्यादा हीट अपने अंदर रख सकता है। यानी हीट कैपेसिटी प्लास्टिक की ज़्यादा है, मेटल की कम है। सो वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, यानी उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना हो। तो हमने गाड़ी को कूल रखना है, तो कूल रखने के लिए अब वहाँ पे इंजन के पाइप में से वो जो वाटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वहाँ से जो एक्सेसिव हीट है वो वाटर को दिया जाता है और इंजन को उसकी बदौलत कूल यानी वो जो टेम्परेचर है उसका कम रखने के लिए या उसको कूल रखने के लिए गाड़ी को, तो वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, उसको ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तो जल्दी जल्दी वो हीट और फिर वो रेडिएटर पंखे की मदद से वो वाटर को कूल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होने की वजह, क्योंकि वाटर जल्दी गर्म नहीं हो जाता। और याद रखिएगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो जो जल्दी गर्म नहीं हो जाता, यानी उसको ज़्यादा हीट चाहिए उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सेम फिर उसको कोल्ड रखने, उसको कोल्ड होने के लिए टेम्परेचर कम करने के लिए भी टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। यानी फिर ज़्यादा देर उसको लगेगी उसका टेम्परेचर कम करने के लिए। जिस तरह उसको ज़्यादा देर लगती है उसके टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो ज़्यादा देर लगती है उसके टेम्परेचर कम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन आप लोग को पता होगा कि ये सबसे अच्छा सॉलिड में हो रहा होता है, तो सॉलिड में कंडक्शन सबसे अच्छा हो रहा होता है, और सॉलिड में फिर मेटल्स में सबसे अच्छा कंडक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कंडक्शन का मतलब कि पार्टिकल टू पार्टिकल जो हीट ट्रांसफ़र मटेरियल के एक एंड से दूसरे एंड तक हो रहा हो। ये मटेरियल है, यहाँ पे मैं हीट दे रहा हूँ, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं तो उसकी वो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, हीट देने की वजह से इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं, वो आगे अगले पार्टिकल्स को वो हीट दे रहा होता है, और इसी तरीके से इस एंड से इस एंड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, हीट पहुंच जाती है। अब ये जो फिनोमेना है ये सबसे अच्छा जो है मेटल्स में, सॉलिड में, मेटल्स में हो रहा होता है। सो पहला ऑप्शन है कि अ मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन प्लेस इन अ बॉइलिंग वाटर, वार्म एयर राइजिंग नियर हीटर, और वो उसको तो कन्वेक्शन कहते हैं, क्योंकि एयर हमारे पास एक पुअर कंडक्टर है, इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं, तो ये कोलिजन की वजह से हीट ट्रांसफ़र जो किसी सब्सटेंस में हो रहा होता है वो हमारे पास कंडक्शन है। सनलाइट से अर्थ तक, जो सन से अर्थ तक हीट पहुंच रहा होता है तो उसके बीच तो वैक्यूम है, वो तो थ्रू रेडिएशन पहुंचता है। और जो माइक्रोवेव ओवन है
वो भी रेडिएशन के अमल है, यानी माइक्रोवेव एक काइंड ऑफ रेडिएशन है। सो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास मेटल स्पून वाला। कंडक्शन का अच्छा जो सिचुएशन है एग्जांपल है वो यही है। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि which combination of heat transfer method would be dominant when you place your hand near but not touching a fire। so इसमें जो है हमारे पास पहला ऑप्शन है कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो अगर आप फायर के करीब हाथ कर लेते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास फायर है और आप इसके करीब हाथ कर लेते हैं, सो आप और इसके बीच जो है क्या मौजूद है, यहाँ पे तो एयर पार्टिकल मौजूद हैं, और एयर तो एक पुअर कंडक्टर है, और जो कन्वेक्शन हो रहा होता है वो कन्वेक्शन तो बिल्कुल इसके ऊपर हो रहा होता है, यानी यहाँ पे हॉट एयर होता है और वो एक डायरेक्शन में सेटअप होगा, ऑल डायरेक्शन में तो नहीं होगा। सो रेडिएशन, यहाँ पे कंडक्शन और रेडिएशन, रेडिएशन तो ठीक है लेकिन कंडक्शन चूंकि एयर पुअर कंडक्टर है तो डोमिनेंट यानी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र आपके हाथ तक कंडक्शन की वजह से नहीं, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, कंडक्शन की वजह से नहीं। सो इसी वजह से मज़ीद बेहतर ऑप्शन को ढूंढते हैं, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। अगले में कहते हैं कन्वेक्शन और कंडक्शन, फिर कंडक्शन उसमें आ गया, कन्वेक्शन की वजह से आपको ज़्यादा हीट शायद उस कन्वेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में आपके हाथ हो तो आपको ज़्यादा हीट कन्वेक्शन की वजह से तो मिले, लेकिन कंडक्शन फिर हमारे पास क्या है, एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, रेडिएशन और कंडक्शन कन्वेक्शन जो है ये एक अच्छा ऑप्शन है। सो हमारे पास क्या है, डोमिनेंट हीट ट्रांसफ़र जो आपके हाथ तक हो रहा होगा वो रेडिएशन और कन्वेक्शन की वजह से हो रहा होगा। हमारे पास if the same amount of heat is supplied to equal masses of water and copper, why does the temperature of copper increases faster। यहाँ पे मैंने चेयर के एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि प्लास्टिक का चेयर जल्दी गर्म नहीं हो रहा था, मेटल का जल्दी, हालांकि दोनों को सेम हीट मिलना था। रीज़न क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी वो उसका टाइम लगा टेम्परेचर बढ़ जाने में, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। सो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से कम है, इसी वजह से वो जल्दी हीट अप हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट that takes place because of density difference in fluid is। तो ये तो डिफिनीशन कन्वेक्शन की सीधी सीधी डिफिनीशन है, पर अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास कन्वेक्शन ये सबसे अच्छा किस में हो रहा होता है, ये आपके पास हो रहा होता है लिक्विड में और गैसेस में, सॉलिड में नहीं हो रहा होता, ये इन दोनों में हो रहा होता है। सो अगर ये हमारे पास में ये एग्जांपल जो है आप लोगों को किस में से समझा देता हूँ, ये एक कैन है और इसके अंदर वाटर है। जो गांव साइड रहने वाले लोग हैं, जो पानी एक किसी तरह बैरल में एक राड लगा होता है, उसको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर कुछ देर के लिए वो रॉड ऑन रहता है तो ऊपर वाला पानी गर्म, नीचे वाला ठंडा रहता है, हालांकि रॉड नीचे लगा होता है। उसकी रीज़न क्या है मैं भी बता देता हूँ। अच्छा, अगर हम इसको हीट दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको हीट देता हूँ, इसको जब हीट दे देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हीट पहले पहुँचता है तो इस लेयर ऑफ वाटर को हीट पहुँचता है तो ये हीट अप हो जाता है। हीट अप होने की वजह से इसकी मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो वाटर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मैं दूसरे कलर का सहारा लूँ, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सो क्या होगा, यहाँ से जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल हैं, लो डेंसिटी वाले, ये ऊपर चले जाते हैं, ये ऊपर जाना शुरू करेगा, ये ऊपर जाना शुरू कर देता है, और ये जो हाई डेंसिटी यानी जो कोल्ड वाटर है उसके पार्टिकल करीब होंगे वो नीचे आना शुरू कर देता है। और इस तरीके से जब ये पानी नीचे वाला गर्म हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर से ठंडा पानी नीचे आता है, और ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन अगर ये सर्कल कंप्लीट ना हुआ और बीच में इसके ऊपर से लाइट चली गई तो ऊपर वाला पानी ज़्यादा गर्म रहेगा, नीचे वाला आप देखोगे तो ठंडा, फिर उसको मिक्स कर दें तो आपको सही बराबर पानी मिल जाएगा। होता है ये आपके पास क्या है, इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं, ये एक डायरेक्शन में सेट होता है, गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे आना, और ये कन्वेक्शन करंट तब तक ये चलता रहता है जब तक ऊपर नीचे पानी का टेम्परेचर एक ना हुआ होता है।
सो ये जो डेंसिटी डिफरेंस है, अच्छा इस करंट को कन्वेक्शन, ये जो मूवमेंट है वो ये फ्लूइड का एक डायरेक्शन में ऊपर जाना मूवमेंट कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और ये फ्लूइड या जो है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा होता है। सो ये कन्वेक्शन में हो रहा होता है, ऑप्शन है कन्वेक्शन। नेक्स्ट है which of the following statement best explain which of the following best explain the explains why the earth experience more heat from the sun that moon despite being almost the same distance away। okay, तो कहते हैं कि अगर अर्थ और मून दोनों तकरीबन सेम डिस्टेंस के ऊपर हैं तो फिर अर्थ का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है मून में से। फॉर एग्जांपल ये मिस्टर मून है, अर्थ सन है, सॉरी मिस्टर सन, ये मिस्टर सन है और ये मिस्टर मून है। ओके, और ये हमारे पास मिस्टर अर्थ है। अब तकरीबन दोनों का सेम फासला है, सो फिर एक हमारे पास इसका टेम्परेचर ज़्यादा और एक का कम क्यों। ऐसे सवाल तो इसका सही है। चलो जवाब करते हैं। अर्थ के अराउंड जो है, अर्थ के अराउंड एयर मौजूद है, यानी हमारे पास एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं, एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, गैसेस मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इसमें हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन है। इसमें कुछ गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं मैं बता देता हूँ। अच्छा चलिए जी, मून के अराउंड ये मौजूद नहीं है। अब जब सनलाइट दोनों को पहुँचता है तो फ़र्क क्या है, सनलाइट पहुँचने के बाद जब ये एंटर करता है यहाँ पे सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में, तो कुछ हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ये कुछ यहाँ अर्थ सरफेस में आ जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ पहले से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो जो अर्थ और एटमॉस्फेयर में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो कुछ ये जो वापस रिफ्लेक्ट करने के बाद ये एटमॉस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट का काम करता है, यानी इस हीट को, एनर्जी इसमें आ गई उसको बाहर जाने नहीं दे रहा, कुछ को यहाँ पे कैप्चर कर देता है जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और यहाँ पे जो है हमारे पास मून के अराउंड ये है नहीं ये ब्लैंकेट, तो जो हीट आ जाता है वो मौजूदा वक्त पे इसकी टेम्परेचर होगी। जैसे जो है हमारे पास इसमें से सन दूसरी साइड पे चला जाएगा या मून जो है वो साइड मून और सन का आपस में एक दूसरे के आमने सामने ना हो तो हीट वहाँ से रिफ्लेक्ट होना वापस शुरू कर देगा, तो सारा वापस रिफ्लेक्ट करता है। वो ट्रैप करने के लिए यहाँ इसके अराउंड कंबल नहीं है, ब्लैंकेट नहीं इसके अराउंड है। तो जो गैसेस इस हीट को ट्रैप रखता है, यानी उसको अलाउ तो करता है कि एंटर करे लेकिन वापस जाने नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये हीट ट्रैप करता है। ये जो गैसेस ही करता है इसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, एटीसी, आप लोग इसको सर्च करें, कई गैसेस हैं। सो ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है जो हमारे पास मून के अराउंड नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास के डल ब्लैक सरफेस जो है एक बेस्ट एब्जॉर्बर है, और लेकिन कहते हैं इसमें से नीचे बेस्ट रेडिएटर कौन सा है। लेज़ली क्यूब को आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो बेहतरीन एब्जॉर्बर है वही बेहतरीन रेडिएटर है, एमिटर है, और जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा रेडिएटर है, और जो हमारे पास बुरा एब्जॉर्बर है वो बुरा रेडिएटर है, और जो वर्स्ट एब्जॉर्बर है वो वर्स्ट रेडिएटर है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास जो अच्छा बेस्ट एब्जॉर्बर है तो बेस्ट रेडिएटर में, क्योंकि ज़्यादा हीट ट्रैप करते हैं, ज़्यादा रेडिएट भी करते हैं, तो हमारे पास ब्लैक सरफेस ही जो है हमारे पास एक बेस्ट रेडिएटर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज द एनहांस ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस गैसेस का तो आप लोग को समझ आ गया कि जो सन में से हीट एनर्जी आ जाती हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको अलाउ तो करता है कि एंटर हो जाए, लेकिन
वापस कुछ हीट को जाने नहीं देता, उसको रोक देता है कि आप वापस नहीं जा सकते। रिफ्लेक्ट होने की, जब हीट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है तो वापस कुछ को कैप्चर रखता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी देखें, अगर ये अर्थ एटमॉस्फेयर ना होता, अगर हमारे पास ये एटमॉस्फेयर ना होता, गैसेस मौजूद ना होती, तो एक तो ये होता कि ये जो अर्थ की टेम्परेचर है, यहाँ पे हर वक्त सर्दी होती, यानी हर वक्त टेम्परेचर जो है नेगेटिव में चल रहा होता, तो यहाँ पे रहना हमारे लिए मुश्किल होता। तो कुदरत ने अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। लेकिन जो पहले नेचुरली तौर पे जो ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद थी, वो उतनी थी कि जिससे अर्थ में लाइफ सरवाइव करना, और जो हमारे पास वो लाइफ है वो अच्छी तरीके से मेंटेन। अब जो फैक्ट्रियाँ और ह्यूमंस ने, हम इंसानों ने, और ग्रीन हाउस गैसेस फैक्ट्री और गाड़ी और मुख्तलिफ पोल्यूशन की वजह से हमने क्या कर दिए, गैसेस जो हैं हम रोज़ाना के हिसाब से ऐड कर देते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। वो उन गैसेस का जो अमाउंट है जो हीट को कैप्चर करता है, वो हम इंक्रीज़ रखते हैं, वो इंक्रीज़ हो रहा है दिन ब दिन। तो वो पहले से ज़्यादा हीट को कैप्चर रखता है, और जब पहले से ज़्यादा हीट को कैप्चर करता है तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए। जो पहले से बहुत पुराने ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर पहले से ज़्यादा है। सो वो हीट क्या करता है, वो उस हीट की वजह से जो अर्थ के अराउंड मौजूद है, अर्थ में मौजूद हैं, वो ग्लेशियर्स पिघलना, जिसकी वजह से समुद्री सतह ऊपर सैलाब, और जो बारिश के जो सिलसिले हैं वो अब अनयूजुअल तरीक़ों से वो बारिश होना शुरू हो गया। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, यानी जो हमारे पास अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, अर्थ का जो टेम्परेचर है पहले से ज़्यादा होना, उसका इफ़ेक्ट हमें अभी, हम ये जो जनरेशन है अब इसको एक्सपीरियंस देख भी रहे हैं, ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। सो इसके लिए इस प्लेटफॉर्म से जितनी ज़्यादा आप लोग दरख्तों का हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मदद करता है, तो आप लोग दरख्त को बचाएं भी और ज़्यादा दरख्त को भी लगाएं। तो क्या रीज़न है, हाउ डज द इनहांस ग्रीन हाउस गैस effect contribute to global warming? So it traps more heat in the earth atmosphere, rising global temperature. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास what is the primary driving force behind the movement of tectonic plates? टेक्टोनिक प्लेट्स के बिहाइंड जो है, उसकी मूवमेंट के बिहाइंड क्या रीजंस हैं, कौन सी फोर्सेस को ड्राइव करती हैं। तो उसको थोड़ी देर के लिए इस इमेज पिक्चर को देखें। हमारे पास अर्थ के कुछ लेयर्स हैं, एक को क्रस्ट कहते हैं, मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है। ये 4 लेयर्स हैं। फिर क्रस्ट के नीचे मेंटल का जो अपर पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ये बिल्कुल क्रस्ट या अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल है। मेंटल सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है अर्थ लेयर्स में से। और फिर ये एजेंथोस्फीयर जो है, ये हमारे पास लिथोस्फीयर के बिल्कुल नीचे होता है। अच्छा, ये जो एजेंथोस्फीयर है ये बिल्कुल सॉलिड नहीं होता, ना बिल्कुल सॉलिड है ना बिल्कुल लिक्विड है, यानी लिक्विड और सॉलिड आधा मोल्टन फॉर्म में है और कुछ सॉलिड में है। तो ये फ्लो भी करता है, ये मूव करता है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, जो हमारे पास कोर है, कोर की जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट सन के सरफेस के करीब, जो सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है उसके करीब करीब का टेम्परेचर है इसका। अब वो जो हमारे पास हीट है थ्रू कंडक्शन, वो हीट एनर्जी यहाँ थ्रू कंडक्शन पहुँच रही है। तो यहाँ पे जो रॉक्स मोल्ट हो रहे हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर की तरफ जाते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे कोल्ड हमारे पास रॉक्स हैं वो नीचे आने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक कन्वेक्शन करंट, जैसे कि फ्लूइड में मैंने अभी डिस्कस किया, एक कन्वेक्शन करंट सेट हो जाती हैं, इसको मैग्मा कन्वेक्शन करंट कहते हैं। अब इस कन्वेक्शन करंट की वजह से हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्शन करंट हो रहा होता है, तो ये क्रस्ट में जो ऊपर बड़े बड़े प्लेट्स है, ये प्लेट जो है अट्रैक्ट करना, मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं, ज़लज़ले आते हैं, या जो है हमारे पास वोल्केनो जो है एरप्शन वाक़ हो जाता है। सो यहाँ पे देखें ना, ये प्लेट्स हैं, बड़े प्लेट्स 7 हैं, बाकी छोटे प्लेट्स बहुत हैं। जैसे कि हमारे पास
पैसिफिक प्लेट हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं, ये हमारे पास क्या है, ये वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये मूव करना शुरू कर देते हैं। इसकी मूवमेंट की वजह से ज़िलज़ले वगैरह आते हैं। सो ये हमारे पास उस रीज़न क्या थी, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास किस लेयर, सॉरी ये ऊपर वाला था, विच प्राइमरी फोर्स ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं है, ये हमारे पास जो मेंटल, ये जो मेंटल एजेंटोस्फेयर जो है, एसेथनोस्फेयर जो है हमारे पास, ये तो मेंटल का अपर पार्ट है ना। सो ये उधर ही होता है, ये कन्वेक्शन करंट जब सेट हो जाता है उसी की वजह से होता है। सो ये ऑप्शन सी हमारे पास इसका ऑप्शन है। विच लेयर ऑफ अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ पार्शियली मोल्टन, ये अभी मैंने बता दिया कि ये एसेथनोस्फेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज मोस्टली एसोसिएटेड विद अ सिंगल सी लेवल, तो सी लेवल के साथ जो हैं वो हरिकेन्स हैं। हरिकेन्स ये एक सख्त तूफ़ान को कहते हैं, टाइफॉन, या जो है इसको एक और नाम भी बता देते हैं, मैं भी उसको भूल गया। तो ये असल में जहाँ पे समंदरी सतह पे, अगर ये समंदर है और यहाँ पे वार्म वाटर और सी का जो वार्म वाटर है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है वेपर्स की शक्ल में, ऊपर जाना शुरू कर देता है। एयर जो यहाँ पे वार्म वाटर, यहाँ पे एयर होते हैं ना, तो वो एयर ऊपर जाता है, और जो हमारे पास कोल्ड एयर है वो यहाँ इसकी जगह लेना शुरू कर देते हैं। सो कोल्ड एयर नीचे ये समंदर के ऊपर आता है, क्योंकि समंदर का पानी गर्म, तो इसके ऊपर से हवा गर्म हो जाती है, गर्म हवा की डेंसिटी कम ऊपर, और जो ठंडी हवा है इसकी तरफ जाना शुरू कर देती हैं। अब ये सिलसिला जब चलता है तो क्योंकि हमारे पास जब हवा जो है गर्म होते हुए वो मॉइस्ट भी हो जाते हैं, यानी उसको वाटर वेपर्स मिल जाते हैं, तो अच्छे खासे जब ऊपर चला जाता है वो बादल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर ये मुसलसल ये हमारे पास इस वार्म वाटर रहें समंदर का, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसके ऊपर से ये सिर्फ हरिकेन के लिए ये बात काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर से मुसलसल एक स्टेडी विंड मतलब जो ना ज़्यादा तेज़ ना स्लो हो रहा हो ना तेज़ हो रहा हो, एक स्टेडी विंड जब इसके ऊपर से कई दिनों के लिए चल जाए, तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे समंदरी सतह गर्म रहें, तो मुसलसल यहाँ पे ये बादल भी बनते रहते हैं और ये हवा भी चलता है, तो एक तूफ़ान आना शुरू हो जाता है, जो यहाँ पे क्या है, एक शदीद बारिश जो कई दिनों के लिए चलता रहता है। और इसमें जो पानी है, ये पानी क्योंकि यहाँ पे आप लोग इसकी वीडियोस देखें तो यहाँ पे पानी बिल्कुल एक सर्कुलर शेप में जो है मूव करना शुरू कर देता है, और ये जो पानी है कोस्टल एरिया की तरफ जाना शुरू करता है, जो बड़े बड़े सैलाब जिसकी वजह से फिर आते हैं वो कोस्टल एरियाज़ के ऊपर, और बहुत ख़तरनाक होता है। सो सी लेवल अगर राइज़ हो तो जो हमारे पास जाइंट वेव्स हैं वो कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हरिकेन्स है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोग आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ की शक्ल में, ये नोट्स चाहिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मेंशन करा देता हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करें, आप लोग को इसके पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग चैनल का विज़िट करते रहना। आप लोग को इस बुक के सारे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ है मिलते जाएंगे।